नमस्कार, जय हिंद। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है 9 AM मॉर्निंग क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ को टारगेट करते हुए जो अपकमिंग एग्ज़ाम है दिसंबर 2023 का। साथ ही साथ ये कक्षाएं जो हैं, ये क्लासेस जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रयासरत हैं, यानी कि नेट क्वालिफाई कर चुके हैं या पीएचडी कर चुके हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होने वाले विभिन्न आयोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस क्लास में आगे। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि हम लोग काफ़ी समय ये सोचने में लगा देते हैं कि आखिर कैसे स्टार्ट करें पढ़ाई नेट के लिए, या कहाँ से पढ़ें, किस किताब से पढ़ें, किस नोट्स से पढ़ें। आवश्यकता ये सोचने की नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि हम कितनी जल्दी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो भी साधन है, हमारे पास जो भी किताबें हैं, हम उसको पढ़ते नहीं हैं, उसके विषय में सोचते रहते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि शुरुआत की जाए, और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझ रहे हैं। इससे पूरा सिलेबस एक साथ रिवाइज होता है, पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ने में आता है। कुछ क्लासेस और मैं प्लान कर रहा हूँ जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी देंगे। अभी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो क्लासेस आपको मिल रही हैं ये बहुत ही काम में आने वाली हैं, बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन जो पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोइट्स इज मोस्ट सेंसिटिव ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। एक बात ध्यान रखने की है, जो विक्टोरियन एज है वहाँ पर एक बात की जाती है विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ की और विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट की। ठीक है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में कई प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हैं। ठीक है, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। और अदर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्लासेस। तो वो सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्लिक्ट क्या निकला, ओल्ड एंड न्यू का कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पूछें कौन सा पोइट सबसे ज़्यादा प्रभावित था। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि टेनिशन जो है, टेनिशन मीन्स एल टेनिशन, ये विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव पोइट्स हैं। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ का जो सेंस है वो इनकी पोइट्री में सबसे ज़्यादा दिखता है। ठीक है, दूसरी तरफ रॉबर्ट ब्राउनिंग को देखेंगे तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज स्टांच ऑप्टिमिस्ट, बहुत ही आशावादी कवि हैं। इवन कि वो मृत्यु के बाद भी एक जीवन देखते हैं। ठीक है, रॉस्टी, डीजी रॉस्टी, ठीक है, ही इज़ एसोसिएटेड टू प्री रैफेलाइट मूवमेंट, प्री रैफेलाइट मूवमेंट से जुड़े हुए पोएट हैं। ठीक है, एसी स्वेनबर्न भी उसी से संबंधित हैं। तो ये जो है आपका पहला प्रश्न हुआ। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाई, ठीक है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज़ है कि किसने लिखा है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाई टॉमस हार्डी। किसका वर्क है ये? टॉमस हार्डी का वर्क है। ठीक, किस ईयर में पब्लिश हुआ था? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1872। लिख लीजिए 1872, सॉरी 1872 का वर्क है। 1872 में ये पब्लिश हुआ था, टॉमस हार्डी ने लिखा है। ठीक है, अब यहीं पर एक बड़ा क्वेश्चन और बनता है आपके सामने कि इसका जो टाइटल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा विलियम शेक्सपियर। कौन? विलियम शेक्सपियर। ठीक ना, विलियम शेक्सपियर का वर्क है कौन सा? एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। आप सबने पढ़ा हुआ है एज यू लाइक इट। उसी में एक सॉन्ग है और उस सॉन्ग की पहली लाइन यहीं से बिगिन होती है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। और अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो है वहीं से लिया गया टाइटल है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, किस राइटर के वर्क से लिया गया है, तो वहाँ ऑप्शन में आपको शेक्सपियर मिलेगा। किस वर्क से लिया गया है, वहाँ ऑप्शन में एज यू लाइक इट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको वहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है,
तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, इस यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखते चलिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक अंडर द ग्रीनवुड ट्री का एक सबटाइटल भी है। सबटाइटल का है द रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। क्या है? द रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल, ये इसका सबटाइटल है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो इसमें अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री है, ये जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री टाइटल है, ये एज यू लाइक इट से लिया गया है विलियम शेक्सपियर के वर्क से, लेकिन बहुत क्वेश्चन को घुमाएगा ना, तो एक बात आपसे पूछ सकता है। क्या पूछेगा? कि किस एक्ट से लिया गया है, ठीक है, एक्ट कौन सा था और सीन कौन सा था। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दे तो बेहतर है। हाँ, तो इसमें क्या पूछ सकता है? इसमें आपसे एक्ट पूछ सकता है और क्या पूछेगा? सीन पूछेगा। ठीक है, किस एक्ट किस सीन से ये लिया गया है। ये एक्ट 2 और सीन 5, एक्ट सेकेंड का जो सीन 5 है वहाँ पर एक सॉन्ग है जिसकी पहली लाइन है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, वहीं से लिया गया ये टाइटल है। क्लियर है? थॉमस हार्डी का वर्क है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। द ऑफिस ऑफ सर्कमलोक्यूशन अकर्स इन। ये सर्कमलोक्यूशन क्या होता है? सर्कमलोक्यूशन इज राउंड अबाउट वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, सर्कमलोक्यूशन क्या है? राउंड अबाउट वे ऑफ टॉकिंग है। तो सर्कमलोक्यूटरी स्टेटमेंट्स का यूज कहां पर किया गया है? ठीक है, वो एक वर्क है, सॉरी, इसमें देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। एक तो हार्ड टाइम्स है, ठीक है, तो हार्ड टाइम्स में यहाँ आंसर होगा आपका 1854 का वर्क है। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो लिटिल डॉरिट जो है, ठीक है, लिटिल डॉरिट जो है उसमें बुक 1 चैप्टर 10 में, ठीक है, और पर्टिकुलर बात करें डिकेंस के नावल की, तो लिटिल डॉरिट, ठीक है, लिटिल डॉरिट में कौन सा? बुक 1 का चैप्टर 10, इसमें भी इस सर्कमलोक्यूशन का यूज़ किया गया है। ठीक है, बाकी और जो ये नॉवेल्स हैं इनका जब टाइम देखिएगा तो आपका जो आंसर होगा इसमें हार्ड टाइम्स हो जाएगा। हार्ड टाइम्स कब का नावल है? इट इज़ अ नावल ऑफ 1854। कब का है? 1854। ठीक है, 1854 का नावल है। ब्लीक हाउस भी चार्ल्स डिकेंस का ही नावल है एंड इट वाज सीरियलाइज्ड बिटवीन 1852, ठीक है, सॉरी 1852 से 53 के बीच में सीरियलाइज किया गया था। ठीक है, 53, ठीक। और डेविड कॉपरफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। डेविड कॉपरफील्ड वाज सीरियलाइज्ड बिटवीन 1849 टू 50, ठीक है। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन जिसमें एक कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। इसमें एक कैरेक्टर है पिप, मिस हेविसाम है, एस्टेला है, एबल मैकविच है, मिस्टर जैगर्स हैं और जो ग्रेगरी हैं। ये कई सारे जो बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इन पर क्वेश्चन पूछा था। ये सारे कैरेक्टर आप ग्रेट एक्सपेक्टेशन के लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये 1860 कब से? 1860 और 61 के बीच में सीरियलाइज किया गया था, ठीक है। अच्छा, एक बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन पर एक एडॉप्ट करके मूवी बनी हुई है। कहाँ पर? इन बॉलीवुड। बॉलीवुड में ग्रेट एक्सपेक्टेशन पर एक मूवी बनी है, ठीक है। उस मूवी का नाम है फितूर। क्या है भैया? फितूर, ठीक है। ये मूवी है 2006 में शायद रिलीज हुई थी, फितूर मूवी। तो याद रखिएगा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बॉलीवुड एडाप्टेशन कौन सा है। क्लियर है? आगे बढ़िए, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नॉवेल मेरी बर्टन, नॉवेल मेरी बर्टन इज रिटन बाई। जो ये नॉवेल है मेरी बर्टन, इसको किसने लिखा है? ठीक है, नॉवेल मेरी बर्टन इज रिटन बाई। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। मेरी बर्टन, ठीक है, ये नॉवेल है आपका मेरी बर्टन, ठीक। किसने लिखा है? 4 ऑप्शन है। मिसेस एलिजाबेथ गैस्कल, जॉर्ज एलियट, चार्ल्स डिकेंस, एमिली ब्रॉन्टी, ठीक है। तो इसमें अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये बात कंफर्म होगी, दैट इज मेरी बर्टन इज 1848
में पब्लिश हुआ नॉवेल है एंड इट्स सबटाइटल इज अ टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ। ठीक है, टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ ये इसका सबटाइटल है और इट वाज रिटन बाय मिसेस एलिजाबेथ गैस्केल। मिसेस एलिजाबेथ गैस्केल का वर्क है मेरी बर्टन। इट वाज पब्लिश्ड इन 1848 एंड इट्स सबटाइटल इज अ टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ, अ टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ। अच्छा, आपको केवल ये बैठ करके देखना नहीं है, ये पॉइंटर्स आप नोट करते चलिए। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इन क्वेश्चंस का प्रिंट है देन वेल एंड गुड, आप उसी पर लिखते चलिए। ठीक है, ये चीज़ें अगर क्वेश्चन नहीं है देन आप एक इसका पॉइंटर नोट्स बनाते चलिए। जैसे आप इस क्वेश्चन पर पूरा पॉइंटर बना सकते हैं। द नावल मेरी बर्टन इज written by Mrs. Gaskell. It was published in 1848 and its subtitle is A Tale of Manchester Life. ठीक है, तो कुछ दिन में या यूं कहिए कि एग्जाम बीतते बीतते आपके पास एक पूरा नोट्स बन जाएगा पॉइंटर्स का, जिसको आप रिवाइज कर लेंगे। एक महीने उसको रिवाइज कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। और इस बार मैंने प्लान किया हुआ है एग्जामिनेशन से 30 दिन पहले, ठीक है, एग्जामिनेशन से एग्जैक्ट 30 डेज पहले आपको एक क्वेश्चन सीरीज मिलेगी। क्वेश्चन सीरीज से मतलब है टेस्ट सीरीज मिलेगी। 100 क्वेश्चंस के पेपर्स होंगे, ऑनलाइन पेपर्स होंगे, आप अपने फ़ोन पर दे पाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस पूरे होंगे। आपके पास 2 घंटे का समय होगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे और सुबह में आप 2 घंटे का टेस्ट देंगे और शाम में उसी 100 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव वीडियोस पर। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है, जो कि दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम होगा उससे एग्जैक्ट 30 डेज पहले, या फिर अगर पॉसिबल हुआ पूरे 50 पेपर्स बन सके तो हम पूरे 50 पेपर्स की एक सीरीज़ देंगे। तो 50 पेपर्स का मतलब होता है 5000 क्वेश्चंस। ठीक है, और 5000 क्वेश्चंस आप 50 दिन पहले से क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उससे क्या होगा, आप बहुत वेल अप टू डेट तैयार रहेंगे और निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट होने वाली है। तो जुड़े रहिए साथ में। आपकी तैयारी को इस बार हम इस तरीके से रखने वाले हैं कि निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है, द लाइन पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ठीक है, पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। चलिए इसको थोड़ा सा, पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन कौन सी है, कहाँ से आई है, यही पूछा है। द लाइन पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अकर्स इन, कहाँ पर आती है, कहाँ मिलती है, यही क्वेश्चन है आपसे। तो ये आपने खूब समझा और सुना होगा, मुझे लगता है कि ये जो लाइन है ये मैथ्यू आर्नल्ड की लाइन है। किसकी लाइन है भैया, ये मैथ्यू आर्नल्ड की लाइन है, सॉरी, मैथ्यू आर्नल्ड। ठीक ना, मैथ्यू आर्नल्ड ने ही क्रिटिसिज्म को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहाँ है, मैथ्यू आर्नल्ड का वर्क है। ठीक है, और आया कहाँ पर है, एन एसे, इसका जो वर्क है इनका, सॉरी, एक एसे है जिसको कहते हैं स्टडी ऑफ पोएट्री। कौन सा वर्क है, सॉरी, स्टडी ऑफ पोएट्री। ठीक, ये स्टडी ऑफ पोएट्री किसका वर्क है, ये वर्क है मैथ्यू आर्नल्ड का, और इसी वर्क में ये लाइन आती है। ये 1880 में पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था भैया, 1880 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद कुछ और वर्क्स हैं इसमें, जरा उसको भी हम लोग देखते और समझते हैं। एक ऊपर वाला ऑप्शन ए में जो है वो है कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की जो है ये भी किसका वर्क है, कल्चर एंड एनार्की इज आल्सो अ वर्क बाई एन एसे बाई मैथ्यू आर्नल्ड एंड इट वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था, इधर लिखते हैं भैया, इट वाज पब्लिश्ड इन 1869, 1869 में पब्लिश हुआ था कल्चर एंड एनार्की। क्लियर है, ठीक, कहाँ पर पब्लिश हुआ था, एसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म। ठीक है, कल्चर एंड एनार्की वहाँ पर पब्लिश हुआ था। आगे बढ़ेंगे, 2 और वर्क्स हैं
इसमें ऑप्शन में आप देखिएगा, एक ये है आपके सामने है मॉडर्न पेंटर्स, ठीक है, मॉडर्न पेंटर्स है, और दूसरा है सॉर्टर रिसॉर्टर्स। मॉडर्न पेंटर्स को जरा देखते हैं क्या भाई। मॉडर्न पेंटर्स जो है वो 1843 का वर्क है मॉडर्न पेंटर्स। किसने लिखा है? जॉन रस्किन ने। किसने? जॉन रस्किन, ठीक है, जॉन रस्किन ने इस वर्क को लिखा है। और एक खास बात है, जॉन रस्किन की जो थियोरी ऑफ ब्यूटी है वो इसी वर्क मॉडर्न पेंटर्स में आती है। सॉर्टर रिसॉर्टर्स जो है टॉमस कार्लाइल का वर्क है। टॉमस कार्लाइल, ठीक है, टॉमस कार्लाइल का वर्क है, और 1831 में पब्लिश हुआ था। कब हुआ था भैया? 1831 में पब्लिश हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मार्था क्वेस्ट इज रिटन बाई, ठीक है, मार्था क्वेस्ट जो है वो किसने लिखा है? तो इसमें जो चार ऑप्शंस हैं उसमें जो ऑप्शन बी है, ठीक है, डोरिस लेसिंग, ठीक है, डोरिस लेसिंग जो इसमें ऑप्शन बी है वो क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। डोरिस लेसिंग ने इस वर्क को लिखा हुआ है, ठीक है। और डोरिस लेसिंग को 2007 में, किसमें? 2007 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2007 में डोरिस लेसिंग को मिला था। जरा ऑप्शन डी देखिएगा। ऑप्शन डी जो है नडीन गार्डिमर, आपका आंसर तो हो गया डोरिस लेसिंग, इनका वर्क है मार्था क्वेस्ट। अच्छा, कब का वर्क है ये भी जरा देख लीजिए, उसके बाद अदर ऑप्शंस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मार्था क्वेस्ट को समझ लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में, ठीक है। मार्था क्वेस्ट जो वर्क है किसका है? डोरिस लेसिंग का है, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1952। कब? 1952 में इसको पब्लिश किया था इन्होंने, ठीक है। अब जरा तीन ऑप्शंस जो हैं, जेन रीज हैं, आयरिस मोडरक हैं, और नडीन गार्डिमर है। इन तीन ऑप्शंस पर भी थोड़ा सा विचार करते हैं। जेन रीज का आप बहुत फेमस वर्क पढ़ चुके होंगे या सुने होंगे, वाइड सरगोसा सी, ठीक है, वाइड सरगोसा सी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1966। कौन सा वर्क है? वाइड सरगोसा सी कब पब्लिश हुआ था? 1966 में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो वाइड सरगोसा सी है वो एक प्रीक्वल है किसका? जेन आयर का, ठीक है, किसका? वाइड सरगोसा सी, वाइड सरगोसा सी, ठीक है। ये जो है 1966 का नावल है। किसने लिखा है? जेन रीज ने लिखा है। और ये एक प्रीक्वल है। प्रीक्वल का मतलब स्टोरी में जो पहले आने वाली स्टोरी है वो किसका वर्क है? जेन आयर का वर्क है। एक जेन आयर वर्क है, जेन आयर वर्क है 1847 में लिखा गया था। किसने लिखा था? इट वॉज रिटन बाई शार्लेट ब्रांटी, ठीक है। जो ब्रांटी सिस्टर्स में एल्डेस्ट थी शार्लेट ब्रांटी, उनका वर्क था 1847 का। और इस वर्क का प्रीक्वल लिखा है किसने? वाइड सरगोसा सी टाइटल से जेन रीज ने, ठीक है। अब जरा दूसरे ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। आयरिस मोडरक, आयरिस मोडरक को उनके नावल द सी के लिए बुकर अवार्ड मिला था इन 1978। कब? 1978 में, 1978 में आयरिस मोडरक को उनकी नावल द सी के लिए अवार्ड मिला था, बुकर अवार्ड, जो कि पब्लिश हुई थी 1978 में। और 1978 का ही बुकर इनको मिला था। इनका दूसरा जो एक वर्क है वो है अंडर द नेट, ठीक है। अंडर द नेट इनका बहुत फेमस वर्क है, 1954 में पब्लिश हुआ था। इनका लाइफ पीरियड अगर हम लोग देखें तो 1919 में बर्थ हुआ था इनका, ठीक है, 1919 में बर्थ हुआ था और 1999 में इनकी डेथ हो गई थी। क्लियर है? तो ये दो बातें हम लोगों ने आयरिस मोडरक के विषय में समझी। एक बची हैं कौन? नडीन गार्डिमर। नडीन गार्डिमर को भी हम लोग समझते हैं। नडीन गार्डिमर कौन है भैया? ठीक है, ये एक वाइट राइटर हैं जो कि ब्लैक कॉज के लिए लिखती हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है ईयर 1991 में इनको क्या मिला? इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला, ठीक है।
एंड शी इज़ वाइट राइटर फॉर ब्लैक कॉज, मतलब वाइट राइटर हैं, साउथ अफ्रीकन हैं, ठीक है, लेकिन ये ब्लैक पीपल के विषय में लिखती हैं, उनके राइट्स, उनके इश्यूज पर लिखती हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीकन राइटर हैं। और इनके वर्क्स में एक बड़ा जो फेमस वर्क है बर्जर्स डाटर है, ठीक है, जुलाइज पीपल है, ठीक, और कंजर्वेशनिस्ट है। ये 2-3 वर्क्स इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, क्लियर है। ये 1991 का नोबेल प्राइज़ याद रखिएगा, नडीन गार्डेमर, ठीक। आगे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या है? द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस वॉज टेकन फ्रॉम द बुक। कौन सी बुक से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस जो टाइटल है, सॉरी जो टर्म है वो लिया गया है? देखिएगा इसका जो आंसर है, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है, ये एक नैरेटिव टेक्निक है, मॉडर्न नैरेटिव टेक्निक है, जिसको पहली बार वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी नॉवेल्स में यूज़ किया था। तो ये जो टर्म है इसको डेराइव किया गया है, एक किताब है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो है ये किताब है 1890 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 1890 में पब्लिश हुई थी। और इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम जेम्स। कौन है भैया? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स इसके राइटर हैं ये, और ये अमेरिकन है। कहाँ के हैं भैया? ये अमेरिकन राइटर हैं, ठीक, अमेरिकन राइटर हैं। इन्होंने एक किताब पब्लिश की द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में, और यहीं पर इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का यूज़ किया। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस इन्होंने पहली बार यूज़ किया था, ठीक है। और ये क्या है? ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस एक मॉडर्न नैरेटिव टेक्निक है, और इसमें क्या होता है? इट ट्राइज टू कैप्चर अ कैरेक्टर्स थॉट प्रोसेस इन अ रियलिस्टिक वे, ठीक है। जो भी कैरेक्टर्स नॉवेल में है उसके थॉट प्रोसेस को रियलिस्टिक वे में डिस्कस करने का, प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। और ये जो है इज़ अ काइंड ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर का मतलब जो आंतरिक है, जो बाहर से बोल नहीं रहा है कैरेक्टर, बट उसके मन के अंदर चल रहा है और अकेला है, मोनोलॉग है, डायलॉग नहीं है, केवल मोनोलॉग है, खुद ही बोलता है, खुद ही सुनता है। तो ये क्या है? इंटीरियर मोनोलॉग काइंड का है, और एक नैरेटिव टेक्निक है जो कि जो कैरेक्टर है उसके थॉट प्रोसेस को कैप्चर करने की कोशिश करता है, ठीक है। एक इसमें जो नीचे आप देख रहे हैं इसमें एक वर्क और है, द मॉडर्न मोड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो मोड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है ये जो है क्या है, कौन सा वर्क है कि नहीं है कुछ पता नहीं है। बाकी के 3 ऑप्शंस में एक ऑप्शन जो है जो मुझको मिला है, ठीक है, ये ह्यूमन माइंड जो वर्क है, ये ह्यूमन माइंड क्या है? ये एक वर्क है, किसने लिखा है? ह्यूमन माइंड जो है ये 2003 का वर्क है, ठीक है, 2003। कब का? 2003। अब ये क्वेश्चन जो है 2004 के पेपर का है, 2003 में पॉसिबल है, ये बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है। और इसको लिखा है किसने? रॉबर्ट विंस्टन ने, ठीक है, रॉबर्ट विंस्टन, ठीक है, रॉबर्ट विंस्टन ने इस वर्क को लिखा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रेजर्स गोल्डन बाग फोकसेस ऑन। फ्रेजर का G.S. फ्रेजर। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। गोल्डन बाग जो वर्क है, ठीक, वो 1890 का वर्क है, ठीक है, 1890 का, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 1890, ठीक है, 1890 का वर्क है। और इसका जो सबटाइटल है वो है स्टडी इन मैजिक ऑफ रियलिज्म, और स्टडी इन मैजिक ऑफ रियलिज्म, ठीक है। यहाँ पर जो G.S. फ्रेजर लिखा हुआ है ये एक्चुअली G.S. फ्रेजर नहीं है, ठीक है, ये J.G. फ्रेजर है, ठीक है, J.G. जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, ठीक। इन्होंने ये 1890 में वर्क लिखा है, अ स्टडी इन मैजिक एंड रियलिज्म, ठीक है। और किससे रिलेटेड है? ये फोकस करता है आर्केटाइप्स पर, यानी कि मिथ्स पर, मिथिकल राइटिंग्स पर इसका जो फोकस है वो आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है,
आर्थर मिलर्स डेथ ऑफ सेल्समैन, अमेरिकन प्ले राइट हैं आर्थर मिलर, ठीक है, उनका एक ड्रामा है डेथ ऑफ सेल्समैन, आर्थर मिलर का डेथ ऑफ सेल्समैन, ठीक है, वो क्या है, रिलाइज फॉर इट्स ट्रेजिक सीरियसनेस ऑन द फेट ऑफ, इसका जो मेन कैरेक्टर है विली लोमैन, उसी की कहानी है, उसी का जो भाग्य है, उसी पर बेस्ड इसकी ट्रेजेडी है, ठीक है, ये है कौन, विली लोमन, आर्थर मिलर का प्ले है डेथ ऑफ द सेल्समैन। कब पब्लिश हुआ था, डेथ ऑफ द सेल्समैन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1949, ठीक है, 20th सेंचुरी का के प्ले राइट हैं, 1949 में पहली बार ये पब्लिश हुआ था, ट्रेजिक प्ले है, और इसमें एंड में विली लोमन सुसाइड कर लेता है, ठीक है। कैरेक्टर्स कौन कौन है, विली लोमन है, इसकी वाइफ लिंडा लोमन, एक बेटा है बिफ, दूसरा बेटा है उसका नाम क्या है, बिफ एंड एक और है, सॉरी उसका नाम नहीं याद, ठीक है। ये कैरेक्टर्स हैं, इसमें कुछ उसके अड़ोसी पड़ोसी भी हैं, कुल मिलाकर के विली जो है वो मेन फोकस है, उसी की ट्रेजेडी है विली लोमन, ठीक है। व्लादिमीर कहाँ का कैरेक्टर है, व्लादिमीर इज दीदी एंड जोजो एंड मिस्टर अल्बर्ट, ठीक है, ये कहाँ के कैरेक्टर्स हैं, ये सारे कैरेक्टर्स जो वेटिंग फॉर गोडो है वहाँ का कैरेक्टर है, ठीक है। बाकी लकी और एस्टगन जो हैं ये भी कहाँ के कैरेक्टर्स हैं, ये भी वेटिंग फॉर गोडो के ही कैरेक्टर हैं। फ्रेंच में इसको 1948-49 में लिखा गया था और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके 1955 में पहली बार परफॉर्म किया गया था, ठीक है। तो ये तीनों कैरेक्टर व्लादिमीर, एस्टगन और लकी, ये तीन के तीनों कहाँ के कैरेक्टर है, वेटिंग फॉर गोडो सैमुअल बेकेट का फेमस प्ले है। कैसा प्ले है, ये एक थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एब्सर्डिस्ट प्ले है, क्लियर। आखिरी क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन है द कैरेक्टर लेपोल्ड ब्लूम मेक्स एन अपीयरेंस इन द नॉवेल, कैरेक्टर कौन है भाई, कैरेक्टर है लियोपोल्ड ब्लूम, ठीक है। लियोपोल्ड ब्लूम पूछें किस नॉवेल में ये कैरेक्टर अपीयर होता है, ठीक है। तो आपको आंसर याद रखना है कि ये कैरेक्टर जो है यूलिसिस का कैरेक्टर है, ठीक है। यूलिसिस नॉवेल जो जेम्स जॉयस की नॉवेल है, ठीक है, उसका कैरेक्टर है। जेम्स जॉयस का नॉवेल जो है 1922 में पब्लिश हुआ था। 1922 से आपको एक बात याद आनी चाहिए कि 1922 में कौन कौन से वर्क थे जो पब्लिश हुए थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला तो टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड पब्लिश हुआ था, दूसरा यूलिसिस पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्क हैं। और 1924 में E.M. फॉस्टर का पैसेज टू इंडिया पब्लिश हुआ था। ये 2-3 वर्क्स आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे जरा देखेंगे साउंड एंड द फ्यूरी, ठीक है, ये विलियम फॉकनर का वर्क है, टाइटल शेक्सपियर के मैकबेथ से लिया गया है और ईयर 1929 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ का नावल है, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ किया गया है, 1927 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। और ये आखिरी जो ऑप्शंस है यूरोपियंस जो है ये एक शॉर्ट नावल है जिसका सबटाइटल है अ स्केच। इट वाज पब्लिश्ड इन 1878, आल्सो रिटन बाय हेनरी जेम्स का नावल है, ठीक है। तो ये जो है आपको हमने चारों ऑप्शंस बता दिए, सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत काम आएगा। आपको करना क्या है, इन सब पर एक जो वन लाइनर्स हैं उनको बना लेना है। अभी थोड़ा सा क्लासेस आधे घंटे ही हो रही हैं, धीरे धीरे हम लोग इसका समय इंक्रीज़ करेंगे और ये 1 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस होंगी। कम से कम 20 से 25 प्रश्न हम लोग पर डे किया करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, क्लासेस कैसी लगी, प्रयास कैसा लगा, हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर टाइमिंग में कोई चेंज है, वैसे आप वीडियोस चूँकि ये रिकॉर्ड करके मैं आपको स्ट्रीम करता हूँ तो आप किसी भी टाइम इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइव जैसा इसमें बहुत कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लाइव चाहते हैं उसको बताएंगे। लाइव हम लोग थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, 1 महीने, उसके बाद हम लोग लाइव आ सकेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये चीज़ें हैं, इसको आप वन लाइनर्स करते चलिए। आगे हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, इसको शेयर कर देना है और लोगों तक पहुंचा देना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे लिए उतना ही ईजी होगा चीज़ों को मैनेज करना और आपके लिए सबसे बेहतरीन क्लास प्रोवाइड करना। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिर। नमस्कार, जय हिंद।